तो अब आपको मैं इस वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ाने चल रहा हूँ, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाने का नियम, अर्थात दूसरे शब्दों में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य का निर्माण कैसे होगा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर, ये आप पढ़ने चल रहे हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जिसे आपको जानना है। पहले लिखिए, इस चीज़ों को ज़रा लिख लीजिए, क्योंकि इसमें क्लाज आएगा तो क्लाज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी ज़रा आप अच्छी तरह से जान लें। पहले तो सेंटेंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, बताया गया होगा परिभाषा कि शब्दों का एक समूह जो कुछ अर्थ देता है वह सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। शब्दों का एक समूह, यह परिभाषा है। और ऐसे ही फ्रेज होता है, फ्रेज माने वाक्यांश, इसकी भी वही परिभाषा है। कुछ शब्दों का समूह जो कुछ अर्थ दे दे तो वो फ्रेज होता है। फ्रेज की हिंदी ही है वाक्यांश। वाक्यांश माने वाक्य का अंश, अंश माने टुकड़ा। ये परिभाषा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये परिभाषा बड़ी क्लियर हो पाती है। शब्दों का समूह फ्रेज भी है, शब्दों का समूह सेंटेंस भी है। इसलिए एक परिभाषा मैं बता रहा हूं मोटे मोटे तौर पर। सेंटेंस की परिभाषा आप इसे लिख लें, जानते रहें कि ये उत्तम परिभाषा है, इससे गड़बड़ी नहीं हो सकती है पहचानने में। शब्दों का वह समूह सेंटेंस कहलाता है जिसमें निश्चित रूप से एक वर्ब हो, क्रिया हो। यानी जब तक शब्दों के समूह में क्रिया नहीं रहेगी वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। पूरे डिक्शनरी के वर्ड्स को लिख दीजिए और अगर उसमें एक वर्ब नहीं आएगा तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक वर्ब अवश्य होना चाहिए। जब वर्ब ऑटोमेटिक आ जाने पर वो अर्थ देने लगेगा और वो सेंटेंस हो जाएगा। और वाक्यांश में क्या होता है, तो शब्दों का समूह रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, लेकिन उसमें वर्ब नहीं रहेगा। जब वर्ब नहीं रहेगा और कुछ अर्थ दे रहा है तो वही फ्रेज होता है, वाक्यांश होता है। अब तो मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि शब्दों का समूह हो जिसमें एक वर्ब, सेंटेंस के लिए वर्ब अवश्य होना चाहिए, और वाक्यांश में वर्ब नहीं होना चाहिए। अब नंबर आता है क्लाज। क्लाज की हिंदी होती है उपवाक्य। क्लाज की हिंदी होती है उपवाक्य। तो ये क्लाज क्या है? सामान्यतः क्लाज का परिभाषा पुस्तकों में मिलती है। लोग बताते हैं कि क्लाज वह है जो दूसरे वाक्य या दूसरे क्लाज पर अपना अर्थ देने के लिए आश्रित होता है, यानी वो अपना अर्थ स्वतंत्र नहीं दे पाता है, वो क्लाज कहलाता है। लेकिन यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं लगती है। पूर्ण तो है लेकिन पहचानने में, सामान्य व्यक्ति को पहचानने में दिक्कत हो सकती है। जैसे
कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें तो सब स्वतंत्र होता है। तो उसमें कैसे आप कहेंगे कि ये इस पर आश्रित है? क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोई किसी पर आश्रित नहीं होता है, सारे क्लॉज स्वतंत्र होते हैं। तब फिर कैसे हो सकता है? तो क्लॉज के लिए भी एक परिभाषा मोटी मोटी याद रखिए कि क्योंकि कभी कभी क्लॉज और सेंटेंस में प्रायः अंतर लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्लॉज और सेंटेंस में बहुत साफ स्पष्ट अंतर है। सेंटेंस माने वाक्य, जैसे 1 2 3 4 वाक्य सब अलग अलग लिखे गए हैं तो वो सब सेंटेंस है, वाक्य हैं। जैसे उदाहरण के लिए ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ये दोनों वाक्य है क्योंकि दोनों अलग अलग है। ही इज पुअर एक वाक्य और ही इज ऑनेस्ट दूसरा वाक्य। लेकिन जब इन दोनों वाक्यों को हम किसी कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो जो ही कंजंक्शन लग जाएगा ये दोनों वाक्य जो है वाक्य से बदल करके किस में हो जाएंगे? क्लॉज में हो जाएंगे। यानी जब सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं तो वो क्लॉज हो जाते हैं, और यदि वो कंजंक्शन से नहीं जुटे हुए हैं, स्वतंत्र रूप हैं, स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, तो वो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं। और जो ही उसको कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है तो ही वो सेंटेंस से क्लॉज हो जाते हैं। जैसे ही इज पुअर एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, फुल स्टॉप। ही इज ऑनेस्ट यह दूसरा वाक्य है, दोनों स्वतंत्र हैं, वाक्य हैं। लेकिन अभी इसको कंजंक्शन से जोड़ दिया जाए तो दोनों क्लॉज हो जाएंगे। जैसे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, अब ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और ही इज पुअर एक वाक्य जो था, ही इज ऑनेस्ट जो दूसरा वाक्य था, ये दोनों क्लॉज हो गए। ही इज पुअर प्रिंसिपल क्लॉज बट ही इज ऑनेस्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये दोनों मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो मैं समझता हूं कि अब आपको जरूर क्लियर हो गया होगा कि क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है और फ्रेज क्या है। ये तीनों क्लियर हो गया होगा। अब आप पढ़ने चल रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं आप इसे भी लिख लीजिए। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस इसकी हिंदी होती है संयुक्त वाक्य। देखिए, वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा शेष सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। यानी स्पष्ट जान लीजिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक के बाद जितने भी क्लॉज आएंगे 2 3 4 5 10 12 20 सब के सब क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। तो वो क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है। एक बात और है कि इसमें 2 चीजें आई, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसकी परिभाषा थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। जहां एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और शेष सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज न करके इसकी परिभाषा ऐसे बनाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। जहां एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, एक भी कोऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, शेष सभी अगर सबऑर्डिनेट भी हैं तब भी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज आ गया तो वह कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। पहली वाली परिभाषा को हटा दीजिए, ये लिखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज की ये कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा लिखिए
कि वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा कम से कम एक अथवा सभी, सब भी रह सकते हैं या न सब रहें तो कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, कम से कम एक अथवा सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और अगर 3-4 क्लॉज हैं तो तीनों 4 क्लॉज कोऑर्डिनेट हो या उसमें से एक भी कोऑर्डिनेट हो, शेष सभी सबऑर्डिनेट भी हो, तब भी वह कंपाउंड सेंटेंस है। ये परिभाषा है बिल्कुल एक्यूरेट। पहले थोड़ा सा हम वो सभी सबऑर्डिनेट, सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, नहीं वो सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, ये परिभाषा सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए है, आगे बताऊंगा। इसकी परिभाषा है, फिर एक बार आप जान लीजिए। कंपाउंड सेंटेंस वह है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा कम से कम एक अथवा सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह कंपाउंड सेंटेंस होता है। कम से कम एक को हो गया तब भी कोऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, तब भी कंपाउंड सेंटेंस। एक भी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया तब भी कंपाउंड सेंटेंस रहेगा। सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज रहेंगे तब भी कंपाउंड सेंटेंस रहेगा। एक भी कोऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, शेष सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेंगे तब भी कंपाउंड सेंटेंस रहेगा। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, लिख लीजिए। प्रिंसिपल क्लॉज इसकी हिंदी होती है प्रधान उपवाक्य। लिखिए, वह क्लॉज जो अपना अर्थ देने के लिए स्वतंत्र होता है, अर्थात यह अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है, अर्थात यह अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है, वह प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। वह प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, यानी यह स्वतंत्र होगा, यह किसी पर आश्रित नहीं होता है। फिर वाक्य में पहचानने में आपको दिक्कत होगी, आप नहीं जान पाएंगे कि यह आश्रित है कि नहीं है। तो फिर एक परिभाषा लिख लीजिए, मेरा मोटा मोटा परिभाषा। क्या? विशेष रूप से लिखिए। विशेष प्रिंसिपल क्लॉज की सबसे बड़ी पहचान यह है कि, प्रिंसिपल क्लॉज की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह किसी कंजंक्शन से नहीं जुटता है। वह किसी कंजंक्शन से नहीं जुटता है, अर्थात जान लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, उसके पीछे कंजंक्शन रहेगा, उससे जुटे रहेंगे लोग, लेकिन उसके आगे नहीं कोई कंजंक्शन रहेगा कि वह किसी से जुटा रहे। तो मान लीजिए 3-4 क्लॉज हों, सब कंजंक्शन से जुटे हों, तो आप कैसे प्रिंसिपल क्लॉज पहचानेंगे? तो देख लीजिए कौन सा ऐसा क्लॉज है जिसके आगे कंजंक्शन नहीं है, माने वह कंजंक्शन से नहीं जुटा है, उससे बल्कि लोग जुटे हुए हैं लेकिन वह किसी से जुटा नहीं है, वही प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। अब तो बड़ा क्लियर हो गया होगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसके बाद लिखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये आपने परिभाषा लिखा है ऊपर कि कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा लिखा है कि वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा कम से कम एक अथवा सभी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेट क्लॉज, CO बीच में हाइफन ORDINATE, कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसकी हिंदी होती है समानपदी उपवाक्य। समानपदी उपवाक्य लिखिए, वह क्लॉज
जो अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लास पर आश्रित नहीं होता है, बल्कि वह भी स्वतंत्र होता है और एक तरह से वह प्रिंसिपल क्लास के ही बराबर होता है, वह कोऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। वह कोऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। और कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है। कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है, इसीलिए वह कोऑर्डिनेट क्लास होता है। इसीलिए वह कोऑर्डिनेट क्लास होता है। अब देखिए एक बात यहां समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट क्लास भी प्रिंसिपल क्लास की तरह से ही स्वतंत्र होता है। वो भी अपना अर्थ देने के लिए किसी पर आश्रित नहीं होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब वो भी स्वतंत्र होता है तो क्यों कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है? क्यों नहीं वो भी प्रिंसिपल क्लास ही होता है? तो प्रिंसिपल क्लास में और कोऑर्डिनेट क्लास में एक अंतर है, बाकी तो सब दोनों एक समान है, दोनों की ताकत एक समान है, दोनों एक जैसे हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। एक अंतर केवल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिंसिपल क्लास किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़ता है, जबकि कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है। यही दोनों में अंतर है। प्रिंसिपल क्लास किसी कंजंक्शन से नहीं जुटेगा और कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुट जाता है, इसीलिए कोऑर्डिनेट क्लास होता है और वो प्रिंसिपल क्लास है। जबकि दोनों की शक्तियां और दोनों बराबर हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से अर्थ देते हैं, लेकिन केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुट जाने के कारण वह कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है और ये कंजंक्शन से न जुटने के कारण प्रिंसिपल क्लास कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। तो ईमानदार है इस अर्थ के लिए कोई ही इज पुअर भी अपना अर्थ पूरा दे रहा है और ही इज ऑनेस्ट वो अपना अर्थ दे रहा है, उसके लिए ही इज पुअर पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। दोनों बराबर हैं, लेकिन केवल बट कंजंक्शन लग जाने से अब बट ही इज ऑनेस्ट यह कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। अब तो मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब कंपाउंड सेंटेंस वो है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास हो और एक कोऑर्डिनेट क्लास हो। तो अब आप कोऑर्डिनेट क्लास को कैसे जानेंगे? कोऑर्डिनेट क्लास तो जान गए, अब कोऑर्डिनेट क्लास कैसे बनेगा? तो लिखिए कोऑर्डिनेट क्लास निम्नलिखित कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है। कोऑर्डिनेट क्लास निम्नलिखित कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है, अर्थात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस निम्नलिखित हैं। अर्थात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस निम्नलिखित हैं। अब लिखिए पहला लिखिए एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। पहला है एडवर्सेटिव, ADVERSATIVE, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। इसकी हिंदी होती है विरोध प्रकट करने वाले। विरोध प्रकट करने वाले। लिखिए मुख्य रूप से इसमें, इसको लिखिए मुख्य रूप से इसमें बट माने लेकिन ही, स्टिल माने तो भी, तिस पर भी, फिर भी, एट इसका भी अर्थ होता है तो भी, फिर भी, तिस पर भी, तब भी। वेयर एज माने होता है जबकि,
जबकि। व्हाइल इसका भी अर्थ होता है जबकि। ये सभी विरोध प्रकट करने वाले अर्थात एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं। अब लिखिए प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोग लिखिए, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं और उनमें आपस में विरोध होता है, और उनमें आपस में विरोध होता है, वहां इन सभी का प्रयोग करते हैं। वहां इन सभी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। देखिए इसमें विरोध हो रहा है। वह गरीब है, वह ईमानदार है। वो बेचारा गरीब है तो कौन सी ईमानदारी करेगा, फिर भी ईमानदार है। विरोध है, गरीब है तो ईमानदार नहीं होना चाहिए, कुछ है ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ईमानदार है तो विरोध हो रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। एक उदाहरण लिखिए, ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट पास। वह कठिन परिश्रम किया, वह उत्तीर्ण नहीं हुआ। कठिन परिश्रम किया तो उसे उत्तीर्ण होना चाहिए था, पास होना चाहिए था ना, और पास नहीं हुआ, फेल हो गया, विरोध हो गया। तो आप जोड़ सकते हैं, ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास। He worked hard, yet he did not pass. He worked hard, still he did not pass. वह कठिन परिश्रम किया लेकिन उत्तीर्ण नहीं हुआ। वह कठिन परिश्रम किया फिर भी, तो भी, तिस पर भी, तब भी उत्तीर्ण नहीं हुआ। तो इस प्रकार आप विरोध प्रकट करने वाले वाक्यों को जोड़ सकते हैं। बहुत आसान है, बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। एक उदाहरण और लिख लीजिए, The girl played a game. लड़कियां एक खेल खेली। The girls played game. The boys did not play. The boys did not play. लड़कियां खेल खेली, लड़के खेल नहीं खेले। लड़कियां खेल खेली तो लड़कों को भी खेलना चाहिए था, लेकिन लड़के नहीं खेले, विरोध हो गया। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, The girls played a game whereas, whereas माने जबकि। The girls played a game whereas, यहीं जुट जाएगा, whereas the boys did not play. The girls played a game whereas the boys did not play. लड़कियां खेल खेली लेकिन लड़के खेल नहीं खेले। while का भी प्रयोग कर सकते हैं। The girls played a game while the boys did not play. The girls played the game while the boys did not play. लड़कियां खेल खेली while, जबकि
लड़के खेल नहीं खेले, यानी विरोध प्रकट कर रहा है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, बट स्टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। द गर्ल्स प्लेड ए गेम बट द बॉयज डिड नॉट प्ले। स्टिल और एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग अब आगे जो है वो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।